14 लोगों का एक ग्रुप एक साइकिल पर यात्रा कर रहा है मुंबई से लेकर उत्तराखंड तक। उस ग्रुप को लीड कर रहे हैं पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी, जो हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। सर, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या विजन है इस यात्रा के पीछे, क्यों ये की जा रही है? देखिए, अगर आप देश दुनिया को आज देखें तो चाहे दुनिया का कोई भी शहर हो और कोई भी देश हो, वो दोनों किसी न किसी रूप में आज हम एक तरह के इकोलॉजिकल क्राइसिस में कहे जा सकते हैं। और वो इसलिए कि आज नए नए नामों से तूफान हमारे बीच में हैं। अभी सतरंगी उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मुद्दा बना हुआ था। ईरान अमेरिका को चपेटे में ले चुका था। बाढ़, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसमें नई नई बाढ़ें ना आ रही हों। और इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज आपको ये पता नहीं है कि आप किस मौसम में जीते हैं। यूरोप ने इस बार 41 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर झेला। 47% यूरोप ड्राई हो रहा था और 17% बहुत गंभीर रूप में था। तो अब ये बात मात्र अपने देश तक ही सीमित नहीं है। दुनिया में जो सबसे बड़ा संकट अब आने वाला है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और अपने ही देश में देखिए या दुनिया में देख लीजिए, सभी तरह की जो रेन फेड रिवर्स हैं, भाई अभी हम जिंदा सिर्फ इसलिए हैं कि हम स्नो फेड रिवर का पानी पी रहे हैं। 70% पानी उसी का सोर्स होता है। तो अब आप ये अंदाज़ लगा लीजिए कि जब नदियाँ सूख रही हों, जंगलों का हिसाब किताब पता ना हो और हमारी पूरी प्रोसेस में इकोसिस्टम का वो स्पेस ना हो। और ये बात यहाँ की नहीं, सारी दुनिया की है। और उसलिए है कि हम सब लोग दुनिया में कहीं ना कहीं विलासिताओं के मारे हैं। हमारी आवश्यकताओं से बहुत ऊपर हमारे जीवन शैली चली गई है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल है कि क्या प्रगति ही सब कुछ है? अगर प्रगति ही सब कुछ होती तो अमेरिका ना ढह जाता या ब्रिटेन में टेम्परेचर ये नहीं हो जाता। इसका मतलब है कहीं प्रकृति इस प्रगति के साथ उतना नहीं चलने वाली जितना हमने अपेक्षा की थी। तो इसलिए अब जो सबसे बड़ी चुनौती है, और मैं इस देश में ये बात मानता हूँ कि अपने देश ही वो देश है जहाँ हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को देवतुल्य माना गया, पूजा की गई। और इसलिए हमारे पास जो परंपराएं हैं इन सब के संरक्षण की वो अद्भुत हैं, दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक सवाल। दूसरी बात कि चाहे वो खेत हों और चाहे शहर हों, कहीं ना कहीं एक नई तरह की त्रासदियों के लपेटे में है। तो ऐसे में क्योंकि मेरा जीवन प्रकृति पर्यावरण से जुड़ा है, तो मुझे लगता था कि शायद मैं और कुछ कर ना सकूं। अब उत्तराखंड है, प्रकृति है, तो शायद एक संदेश, समुद्र और शिखर, इन दोनों के बीच में ही देश पनपता है। और फिर इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, जो प्रगति का सबसे बड़ा सूचक है, इकोलॉजिकल कैपिटल उत्तराखंड, इस दोनों के बीच में देश पनपता है। तो एक संदेश था कि समुद्र भी नदियों की कृपा है जो पहाड़ों से चलती हैं, और पहाड़ भी समुद्र की कृपा से जीते हैं क्योंकि मानसून वहाँ से चलता है। तो इन दोनों के बीच में जो भारत पनपता है वो कितना जानता है इस नई आपदाओं के बारे में। और ये तो चर्चाएं हैं कि पानी की आपदाएं आ रही हैं, ये आ रहा है सॉरी, लेकिन ये समझने, देखने और बांटने के लिए कि अब शायद और नहीं, अब अगर हम अभी भी नहीं हमने सीमाएं तय की और कम से कम हम डेवलपमेंट में लगे रहें, लेकिन साथ में हम प्रकृति के प्रति भी उसी जोर शोरों पर गंभीर हो जाएं, ये समय है। पूरे 7 राज्यों की यात्रा है। अभी हम चौथे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन चारों राज्यों के कुछ हिस्सों का भ्रमण करके आए। किसानों से भी मिले, सरपंचों से भी मिले, राजनेताओं से भी मिले। और सब में एक बात बड़ी सामान्य थी जो पिछले, क्योंकि मैं 2008 में भी देश की यात्रा कर चुका हूँ, 2012 में कर चुका हूँ, 2022 में कर चुका हूँ। 2008, 2012 और 2022 की तुलना में मुझे 2022 में 2 चीज़ें लगीं। एक, भारत तो बदल रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और इसको तो स्वीकारना पड़ेगा कि चाहे वो मोबाइल और मोटरसाइकिल ही गाँव में चमकते हों और सड़कें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन शायद अगर हम उतनी गंभीरता इस ओर भी ले जाएं तो हम एक दुनिया का बड़ा बेहतर उदाहरण हो सकते हैं जहां प्रगति और प्रकृति एक साथ एक स्टेप में है। ये समझने के लिए हमने ये यात्रा की और कुछ सुखद अनुभव भी हैं। जैसे अब
पानी को लेकर के तो पूरे राज्यों में बड़ी चिंता है। महाराष्ट्र में है, उन्होंने अपने भी एक चांदबाड़ी में कोतवाली मॉडल है जिसने 350 साल पुराना जो तालाब खत्म हो गया था, उस तालाब को उन्होंने मिलकर जिंदा किया। तो ये बड़ा प्रयोग था, चांदबाड़ी प्याज पैदा करता है। वहीं दूसरी तरफ हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है कि लोगों ने अपने स्तर पे भी अब ये चिंता आ चुकी है। अब मेरा भी ठोस मानना है कि प्रकृति बचाने का काम ये मात्र सरकारों के बस और बूते की बात नहीं होती, जब और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस को सब भोगें। द प्रिंसिपल ऑफ नेचर सेज कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर, इट डजंट नो विद द गवर्नमेंट और नॉट गवर्नमेंट। ये तो जो कंज्यूम कर रहा है उसे कंट्रीब्यूट करना है। तो एक बात अच्छी है लगी है कि ये अब लोगों के बीच में आ गया। वो इसलिए कि मौसमों का पता नहीं चल रहा है, बारिश कब पड़ जाए, बाढ़ कब आ जाए। तो जब इस तरह के हालात पैदा हों तो शायद ये भागीदारी का समय है। जी, तो सर आपके ग्रुप में क्या एज ग्रुप है? आपकी कितनी उम्र है अगर हम जान सके तो? क्योंकि लोग कहते हैं कि लोगों को एक सबसे बड़ा आश्चर्य यही था कि जब मेरे को उनको पता चलता है कि एक 67 ईयर का आदमी ये साइकिल चला रहा है और मुझे लगता है कि मेरी स्पीड बड़ी तेज तरह की है, तो मेरे पास एक ही उत्तर था लोगों को देने के लिए, यही उत्तराखंड है और यही प्रकृति है जो मुझे चलाती है। यही मेरा सबसे बड़ा परिचय है और इसलिए हम पे हवा मिट्टी पानी सुंदर तरीके का है, तो इसलिए हम चल रहे हैं। और यही उदाहरण है आप सबके लिए भी। एक 18 साल का बच्चा हो या 22 साल की एक युवा लड़की है, सब आपके इस यात्रा ये इसलिए इस एज ग्रुप में है कि विभिन्न डिसिप्लिन से भी हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज अगर ये कल इन सब चीज़ों को और पूरे देश को इन्होंने देख लिया तो ये शायद आने वाले समय के लीडर बनेंगे, और एक ऐसे लीडर जो ज़मीनी किस्म के होंगे, वो चाहे कहीं भी जाए। तो ये एक बड़ा सवाल था। तो कुछ लोग कहेंगे कि साइकिल पर चलने से थक जाते हैं, गाड़ी में आराम से बैठकर जाते हैं, तो क्या आप ये एग्जांपल देना चाहते हैं कि वो अपने ऑफिस भी या कहीं भी जा रहे हैं तो साइकिल से जाएं, या मतलब कम डिस्टेंस जब तय करना हो तब साइकिल से जाएं, क्योंकि हर जगह तो साइकिल से जाना भी मुमकिन नहीं है? क्या आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं? 50 साल के पीछे अगर चले जाएं तो लोग तो आजकल चलने में भी थक जाते हैं, है ना। तो अभी अब सवाल यही है कि उन्होंने वो इसलिए थक जाते हैं कि उन्होंने अपनी जीवन शैली बदल दी है। हर कदम में जाने के लिए मोटरसाइकिल चाहिए या ऑटो चाहिए, रिक्शा चाहिए। ये बड़ा घातक है उनके शरीर के लिए भी और देश के लिए भी। वो अपना भी नुकसान कर रहे हैं और प्रकृति का भी कर रहे हैं। तो अभी संदेश ये है कि ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली जा रहे हो तो आप साइकिल पकड़ लो। कम से कम दूरी जो संभव है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, ये आप साइकिल से करें। और ये बड़ा सरल है, आप 45 मिनट में पहुंच जाते हैं कहीं पे भी। 12-15 किलोमीटर हम 1 घंटे में 18-20 किलोमीटर चलाते हैं इस यात्रा में। तो अभी आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। और मुझे तो टेक्नोलॉजी साइंस के लीडर से ये कहना है कि अगर कुछ काम होने चाहिए तो उनमें एक इस पे भी काम होना चाहिए। एक तो पूरे देश में साइकिल लेन होनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए, और उसके साथ बच्चों के लिए कनेक्टिविटी कुछ इस तरह की हो कि उन्हें कोई सड़क के हाईवे का बड़ा कष्ट ना झेलना पड़े। पर मैं हाईवे के बारे में ये कहूँगा कि मैंने पहली बार 2008 में यात्रा की थी तो मैं बड़ा कष्टों में था, वे ट्रक धड़ाधड़ निकलते थे आगे पीछे। लेकिन इस बार हाईवे को मैं प्रणाम करूँगा। इस साइकिल यात्रा में वो जो सफ़ेद पट्टी के अंदर हम बड़े सुरक्षित चल रहे थे। ट्रक वालों ने चाय भी पिलाई, खाना भी खिलाया, सब कुछ भी हुआ, क्योंकि ये इस तरह की यात्राएं मांग के चलती हैं। हम सब लोगों से भिक्षा लेते हैं, कोई कुछ खिला रहा है, कुछ खिला रहा है, उससे चलाते कोई जुड़ाव का तरीका होता है। तो इसलिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे सारे देश में अभी भी जिंदा है, लोगों की संवेदनाएं जिंदा है, इसी को भारत कहते हैं। अभी भी हम जब चल रहे थे तो कभी किसी को पकड़ के 10 रुपये पकड़ा देना गांव की महिला का, किसी को लौकी कर देना, कभी दूध दे देना, कभी दही दे देना, ये इसी देश में संभव है और वो जिंदा है अभी। यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। बिल्कुल सर, मेरा आखिरी सवाल कि आप महाराष्ट्र से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो क्या इस शहर की तरफ आते हुए आपको ये महसूस हुआ कि जो हवा पानी है वो थोड़ा बदल रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है? क्योंकि जैसे कि आप मध्य प्रदेश से भी आ रहे होंगे, गांव से आ रहे होंगे, शहर एंटर करते करते क्या ऐसा लग रहा था? मेरे को हरियाणा जैसे हम मध्य प्रदेश के जब इधर प्रवेश किए, क्योंकि वन है वहाँ पे, तो जब मध्य प्रदेश से हम इधर आए झांसी तक ठीक था, पर जैसे आगरा प्रवेश किया और आगरा से ये पूरा फरीदाबाद, मित्रौल, पलवल, हम इतने ज़्यादा पोल्यूशन था जिससे स्थानीय लोग भी बड़े दुखी हैं, क्योंकि सड़कों में 1 सेकंड की लिए गाड़ियाँ नहीं रुकती, शहर रुकता ही नहीं, और अब गांव दिखता नहीं। ये भी एक हो गया है कि
आप ये देखिए, जैसे अभी हम यहाँ प्रवेश किए दिल्ली में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ज़रा हवा ठीक-ठाक थी। इस मैं बार बड़ा हवा थोड़ी चल रही है, उसकी वजह से हाँ, पोल्यूशन मैं कम समझ सकता हूँ कि ये क्यों हुआ होगा, जबकि मैं दिल्ली को अच्छी तरह जानता हूँ और हम दिल्ली को बहुत कोसते भी हैं। लेकिन अब आज मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि फरीदाबाद से मुक्त होकर हम जैसे दिल्ली आए तो मैंने अपने मुँह का पट्टा हटा दिया। तो ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि सांस लेने में साइकिल चलाते समय मुश्किल होती है अगर आपके पट्टा लगे। पर मेरा मानना है कि अब देश को एक और सूचक पर काम करना पड़ा, ये ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट पे। उतनी ही अकाउंटेबिलिटी हमारी नेचर के प्रति होनी चाहिए। एक सिस्टम हो, कितने जंगल बढ़ाया, कितना पानी जोड़ा नहरों का, वर्षा का, कितनी मिट्टी बेहतर की, कितने जंगल बढ़ाए, इन सब का भी एक सूचक होना चाहिए। वो हम ही दे सकते हैं दुनिया में, और उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की भी है। पर मुझे लगता है कि ऐसे सूचक से सरकार भी निश्चिंत होंगी और बताएंगी कि वो प्रकृति की दृष्टिकोण से इकोसिस्टम में कहाँ खड़ी है। अगर इकोनॉमी का ये ग्रोथ मेजर है तो इकोलॉजी का ये होना चाहिए। जी। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, ये यात्रा चल रही है 14 लोगों की, इसमें 18 साल के लोग भी हैं और सर हैं जो 67 इयर्स के हैं, और वो कह रहे हैं कि सबको जितना रास्ता हो सके उतना रास्ता साइकिल पे गुजारना चाहिए। जहाँ तक हो सके ऐसे मेजर्स लेने चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो कहते हैं सबको साइकिल पर ही आना पड़ेगा अगर ऐसे ही चलता रहा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ प्रियांशी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।